तो आज की जो हमारी डिस्कशन चर्चा रहेगी वो रहेगी भूले मन समझ कर लाद लदनिया। जो भजन है कबीर साहब का, उन्होंने बात करी थी कि ऋषियों ने कुछ सूत्र दिए हमें और फिर संतों ने जो उन्हीं सूत्र पे बोला वो एकदम जमीनी भाषा में बोला ताकि आप लोगों को, हम लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो आई थिंक वो उनका स्टार्टिंग था जिससे उन्होंने बेस सेट किया इस वीडियो का। तो संतों ने इतनी बेसिक भाषा में बोल दिया कि हम शायद कहीं ना कहीं उनकी बात को इज्जत देना भूल गए, हल्के में ले ले रहे हैं। और ऋषियों की बात इतनी हाई लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगी, वो हमारी बात से बाहर है। हाँ, लेकिन ये भी बताते हैं कि आपको ऋषि की बात सीरियस तो लगेगी, समझ नहीं आएगी, और यहाँ पे आप समझ तो आ जाएगी लेकिन सीरियस नहीं। दोनों बातों में आपको लगेगा कि आपको समझ आ गया, फायदा नहीं होगा दोनों बातों में, इधर भी नहीं और इधर भी नहीं। और ये भी एस्केप टैक्टिक्स भी हो सकती है ना ईगो की, भाई कि इधर जाएंगे और हम एकदम पूछ देंगे उस वर्ड को जो हमें समझ नहीं आ रहा संस्कृत को, बिल्कुल सर ऐसा माथा टेक देंगे, लेकिन इधर जहाँ समझ आ रहा है उसको हम इज्जत नहीं देंगे। दोनों में ही बच के निकल जाता है। जैसे कि कोई भी हम लाइन पढ़ें और बोलते हैं ये तो ऑब्वियस ही है, बड़े आराम से पता ही है ये तो हमें। नहीं, वही कि ईगो के लिए वही जितना जटिल चीज होगी ना सामने, तो उसके आगे इजीली हाथ जोड़ देगा। जैसे कि कोई बाबा है, उसने संस्कृत में कोई श्लोक बोल दिया, या फिर कोई भी रैंडमली इंसान घूम रहा है रास्ते में और उसने श्लोक बोल दिया, अरे बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है। बिल्कुल तो ज्ञानी समझ लेगा उसको बिना समझे। और नॉर्मली हमारे घर में भी लोग भजन लगा देते सुबह सुबह, सिर्फ इसलिए कि एक ऑरा बना रहे हैं। हाँ, लोगों की वॉल्यूम हो जाए उसको दो पे। हाँ, वो पीछे ओम भूर्भुवः स्वः चलता रहेगा और एक अपना काम चलता रहेगा। चलो बेटा भजन लगा दो। मुझे बोला था कि हम जटिलता को समझ का पर्याय मान लेते हैं। हाँ, नहीं, जटिलता को हम कि हाँ ये यही सच है और यही सबसे ऊंची बात है। यस, ये आई बात, ये ओरिजिनल बात है जो उन्होंने कही थी कि हम जटिलता को समझ लेते हैं कि ये अच्छा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम साफ सुथरी जगह रह रहे हो तो वहां अगर मिट्टी की कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी की वैल्यू बढ़ गई। मिट्टी, यू नो, तूने ऐसा एग्जांपल दिया। मैं ठहरा सुलझावा ना, ये ऐसा था कुछ, मैं रहा सुलझावा नारी तुम राखियो सुलझावनहारी तू राखियो उलझाई मैं तू राखियो उलझाई। फिर इसमें क्या बोलते हैं आचार्य जी ने वेद व्यास की बात की थी, अगर याद हो तो, कि उन्होंने सारे जो कौन सी रामायण नहीं महाभारत लिखी थी वेद व्यास उस टाइम पे 2500-2600 साल पहले, और उसमें ब्रह्म सूत्र दिए थे। और ब्रह्म सूत्र पूरे वेदों के साथ, वेदांत के साथ, मतलब श्रुति के साथ, यस, अब हम सही जा रहे हैं। हाँ, श्रुति के साथ संबंध बनाते थे। और फिर जो कपटी लोग थे, लोग धार्मिक लोग थे, अभी रिसेंटली 500-700 साल पहले उन लोगों ने किस तरीके से बताया कि वेद व्यास ने पुराण भी लिखे और यही सही है, स्मृति लिखी है। हाँ। और उन्होंने जो पुराणों को वेद बता दिया, हाँ। फिफ्थ वेद। हाँ। और उन्होंने बोला कि वेद व्यास काफी 2500 साल जिए, बेचैन थे। बेचैन थे तो उनको नारद मुनि ने बोला कि आप एक काम करो, आपको ना लोगों को समझ में आए वैसी कुछ कहानियां लिखनी पड़ेगी जिससे लोग और कनेक्ट कर पाए। बाय द वे गाइस, इसी थॉट पे ऐसी कौन सी पॉपुलर बुक्स आपको पता है, हाँ, जिनके साथ ये हरकत हुई है? एक तो सीधी बाइबल है, हाँ, भगवत गीता कि ऊंचे वर्ड, हाँ, कुछ आता है दिमाग में तो अभी करते रहते हैं डिस्कस। कबीर साहब के कितने दोहे हैं जो जिनका हमने बस ऐसे ही अर्थ का अनर्थ करा, लोक धर्मी अर्थ निकाल लिया। तो मुझे लगता है आजकल एक और नैरेटिव चल रहा है बाय द वे, अच्छा, कि इंडिया में आजकल गीता से ज्यादा भागवत पुराण चल रही है। भागवत पुराण इज बेसिकली द स्टोरीज अराउंड श्री कृष्णा's लाइफ। तो उसमें सिर्फ स्टोरीज हैं और ये नैरेटिव चल रहा है स्पेशली मथुरा वृंदावन के साइड पे कि ये दिस बुक इज लाइक हायर देन भागवत गीता। तो स्टोरीज आर बेसिकली हायर देन व्हाट श्री कृष्ण हिमसेल्फ सेड इन भागवत गीता। अच्छा, अरे पुराण वगैरह सब 500-700 साल पहले 1500-1600s में ही आए, बट उनको उन लोगों ने अपना धंधा चलता रहे, काम चलता रहे, मतलब हिसाब से दूसरी शताब्दी से शुरू हुए थे शायद, है ना, लिखनी, और अभी तक लिखते, हाँ, अभी तक आते रहे। कुछ 300-400 साल पहले तक
पुराण लिखे जा रहे थे ऐसा कुछ। ऐसा ऐसा था कुछ। तो ऐसा क्यों होता है कि जो शुद्ध बात है उसको अशुद्ध कर दिया जाता है या शुद्ध हो जाती है? इसका क्रक्स क्या, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? एक तो यही है कि जिसको नहीं पता वो बोलता है कि मुझे पता है, वो भी अविद्या के उसमें आ जाता है। ये भी स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है कनेक्ट करने का भूले मन से, कि भूले मन में भूले जो है दैट इज लिंक टू अविद्या, और अविद्या इज दैट ओनली। एक तो ये है कि जैसे वो ये बताते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होके उसको अचंभा लगता है, भाई क्या है ये दुनिया, ये पेड़ पौधे आदमी औरत, कोई दो लोग बोलती हैं मेरे को ये मम्मी आए ये पापा होते हैं, इन्होंने मुझे पैदा किया होता है। इसमें वो कि अगर पेड़ होता है उसकी जड़ें उल्टी होती हैं तो आपको अगर बोला तो आप वो भी मान जाते हैं। वही मतलब उसको वो ढूंढता है कि इसका सेंस कैसे बनाना है, कोई मैनुअल तो मिला नहीं, तो इसका सेंस कैसे बनाना है। अब ये सारे अपने आसपास ढूंढता है कि इसको पता होगा शायद, इससे सुन लेता हूँ, उसने कुछ सुन लिया, इसने कुछ सुन लिया। अब आपने अपने खुद के दायरे में आप ढूंढते रहते हो कि इसका सेंस कैसे बनाना है, तो अपने पड़ोसी से पूछोगे, अपने दोस्तों से पूछोगे। मैं इस बात को थोड़ा मैं साथ दे देता तो हूँ। ये अविद्या तो इसी कहते हैं। हमारे पास लाइफ मैनुअल नहीं होती है, तो अगर जो हमारे पास लाइफ मैनुअल नहीं है तो हमारा कौन होता है मार्गदर्शक? हमारा मार्गदर्शक होता है हमारा दोस्त जुन्नू या राजू, जिसके पास हम जाते हैं, कहते हैं यार हमें बता दे कि इस दुनिया का क्या मतलब है ये जीवन। मुझे एक्चुअली अपना एक दोस्त याद आ रहा है इस वक्त, जिसके साथ मैं सुबह छठी कक्षा में था, हम लोग वॉक के लिए जाते थे और मैं उससे गहरे गहरे सवाल करता और वो मेरे को जवाब भी दे देता था। हाँ, कोई नहीं कहता ना कि मुझे नहीं पता, कौन बोलेगा कि मैं मेरे को नहीं पता। हाँ, और बात कैसे थी कि क्या बोलते हैं, गूगल अगर आपके पास है नहीं समझने के लिए, कुछ भी आप कहीं पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप किसको जाकर पूछोगे? तो भी आप बहुत अच्छे से ट्रैप में नहीं पर आज गूगल फिर भी कैसा है, बहुत कैसा आपको कहने का मतलब है कि जो आपकी जानकारी के दायरे में है आप उन्हीं के पास जाओगे। मान लो अगर आपको श्लोकों का भी अर्थ या फिर भजनों का भी अर्थ करना है, तो आप उस जो बाबा जी को आप जानते होंगे या आपके आसपास के लोग जानते होंगे, आप उन्हीं के पास जाओगे कि ये बताएंगे। उससे फिर फर्क नहीं पड़ता कि दोस्त मेरा वो बना मेरे स्वार्थों से, और उसको मैंने ऑलमोस्ट गुरु का दर्जा बनाने वाला कौन था? संयोग से बने, अहंकार ने बनाया दोस्त जो उसके हिसाब से है। एटलीस्ट मेरे दोस्त वाली बात या जो आपने कहा वो तो क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल। अविद्या, सो भूले इज अविद्या। अविद्या इज फाइंडिंग दैट व्हिच यू आर लुकिंग फॉर, लाइक मेकिंग सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, की क्या है इसका, कैसे करना है, क्या करना क्या है इसका, अब आ गए हैं इधर क्या करना होता है, अब इसका मैनुअल, इसका ट्राइंग टू लाइक गेट a sense of this. You try to find it in your circle, which is finding Atma, which you actually need, right? That Atma, you try to find it in your circle, in Prakriti. That is called Avidya. That is called Bhule. आपको दुख से मुक्ति चाहिए और आप वो गलत जगह ढूंढ रहे हो, तो वो अविद्या। अहंकार को मतलब वो अपूर्ण है, तो उसको कुछ चाहिए ताकि उसको शांति मिले। वो बेचैन है तो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई मूवी देख ली उसने बोला कि इससे मुझे शांति मिल जाएगी, या फिर कुछ रिलेशनशिप बना दिया। बट मूवी से भी करण जौहर ने हमें पूरे जीवन का फिलॉसफी दे दी थी जब हम 8वीं 9वीं या 10वीं में थे, तो उसने हमें सिखा दिया कि लाइफ का मतलब क्या होता है, राइट? है कि नहीं? ये बात सारी फैमिली ऐसे बनी है, फैमिली का मतलब क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है, करण जौहर ने ही तो सिखाया हमें। और ये शादी भी कैसे करनी है और शादी में क्या क्या करना है, कैसे तो भगवत गीता में यही कहा है कि प्रकृति में आत्मा को ढूंढना वही अविद्या है, और आपको क्या बोलते हैं नहीं मिलने वाला चैन प्रकृति में। तो और आत्मा जो बोल रहे हैं हम वर्ड, आत्मा वर्ड भी जो यूज कर रहे हैं, वो भी आपको क्या है कि क्लैरिटी या फिर ट्रुथ, एब्सेंस ऑफ फॉल्स। हाँ, क्योंकि ये सुपरफिशियल बात नहीं, आपके रोजमर्रा के जीवन की आपके एक्सपीरियंसेस हैं कि आप बार बार दुखी होते हो और सुख की तरफ जाते हो। मोमेंटली थोड़ा बहुत है ना, थोड़ी टाइम के लिए मिल जाता है, लेकिन आपको फिर उसी दुख में भेज देता है। जैसे आप मान लो दुखी हो या फिर आप बेचैन हो और आप इंस्टाग्राम चलाने शुरू कर दो, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आप चलाओगे, सही रहोगे, बाद में फिर आपको उसी में लौटना पड़ेगा, वो कहीं गया नहीं है। तो ये तो आपके एक्सपीरियंस की बात है कि आपको दुख से मुक्ति प्रकृति में नहीं मिल सकती, और ये सिर्फ आपको अपना ही नहीं बाकी दूसरों की लाइफ देख के भी पता चलता है। राइट। सो भूले मन लाद लदनी, समझ भूले मन समझ के, भूले यानी मन हम
समझ के हम भूले हुए मन, हमने भटके हुए भूले हुए मन में हमने कुछ समझ लिया है। भूले मन को बोल रहे हैं, भूले मन माने अहंकार एड्रेस किया जा रहा है। भूले मन समझ के लाद लदनिया। तो तेरे को मतलब तू भूला हुआ है बट तेरे को समझ के ही लादना है और ऐसी चीज लादनी है, वो आगे बताएंगे। हाँ। भूले मन को समझ के लादना है या भूले मन को एड्रेस करके बोला जा रहा है कि भूले मन समझ के लाद लदने। हाँ। ये बोला जा रहा है। अच्छा, समझ के, जैसे डोंट मेक मिस्टेक्स, बी केयरफुल, बी कॉशियस, लाइक judicious or what you say, like mindful। लाद लदनिया का मतलब है कि संबंध बनाने प्रकृति से या दूसरे लोगों से या फिर किसी भी वस्तु से संबंध बनाना। तो यहाँ उसको बोला जा रहा है कि भूले मन के, क्योंकि तुझे जो तू ढूंढ रहा है वो तुझे बाहर नहीं मिलेगा, तो इसलिए समझ के ऐसे, क्योंकि अगर जब हम किसी से संबंध बनाते हैं तो वो एक तरह का बंधन होता है। मान लो शादी कर ली किसी ने तो एक तरह का बंधन है, या घर ले लिया, कोई लोन ले लिया, एक तरह का बंधन है, जॉब ले ली। हाँ, तो ऐसे क्योंकि उससे एक ले तो लोगे आप मगर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हाई मेंटेनेंस ऐसी कोई चीजें अपनी लाइफ में मत आने दो, समझो कि क्या वाकई आपको वो चाहिए। ओके। इसमें आचार्य जी ने कहीं पे ये भी बोला था, नॉट श्योर इफ इट वाज दिस सत्र, बट उन्होंने ये भी बोला था कि हम जब भी किसी विषय को लाइफ में लेकर आते हैं तो हमको लगता है कि हम उसका एक एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं, बट वो साथ में पूरी बारात लेकर आ रहे हैं। तो उसके वो पूरा स्पेक्ट्रम होता है, आप सिर्फ उसके एक एस्पेक्ट से एसोसिएट नहीं हो सकते। बिल्कुल, उसका पूरा चिट्ठा आप नहीं नोट करते। आप अगर बना लो ये कि अगर अपना स्वार्थ हटा के, अपने डर हटा के कि भाई ये लेके आ रहा हूँ, इसमें ये होएगा, फिर इसमें ऐसे होएगा, फिर इससे ये आएगा, फिर उससे आएगा। नाउ दिस इज योर एंटायर लाइक बुक। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, दैट्स ओके, ठीक है। बट यूजुअली इट डजंट हैपन लाइक दैट। यू थिंक कि अच्छा इतना ही है, उसके बाद की बात नहीं सोची और हम ले आए इतना, और फिर आते रहता तो फिर आप फंस रहे, लादनी गर्दन टूट जाती है, खत्म। और ये जो भूले मन जो वर्ड है, इसमें मैं मतलब ऐसे समझ पा रहा हूँ कि जो मन है, मन का तो डेफिनेशन आचार्य ने दिया है कि माइंड, अहंकार का मोहल्ला, एक मैदान है पूरा, उसमें उसने अपने सारे विषय भर के रखे हैं। अब वो जो सारे विषय है हमारे अंदर, वो कहाँ से अहंकार है, तो अहंकार क्या इकट्ठा कर रहा है, अविद्या को। तो और भूले को वर्ड को भी उन्होंने अविद्या बोला है कि भूल जो है ना वो अविद्या है। तो यहाँ पे मन जो अविद्या इकट्ठा करके बैठा है उसको संबोधित कर रहे हैं, जो वो अहंकार, तो उसको बोल रहे हैं कि भाई तो जो कुछ भी अपने लाइफ में ला रहा है उसको सोच समझ के, परख के, फिर चुनाव कर। तो वही सेम वीडियो मैंने भी सुनी थी, सबने सुनी है, बट एक बार हमने डिस्कस किया तो मुझे भी क्लियर हो रहा है। तो अगली लाइन पे आते हैं। अगली, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनियाँ। तो इस पे कहते हैं आचार्य जी के, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि थोड़ा लाद बहुत मत लादे, मतलब कि ये संख्याओं का खेल नहीं है, क्वांटिटी का खेल नहीं है कि इतना लाना है और इतना। इसका मतलब है कि भाई वो लाओ जो आपको, आपके दुख को, आपके बंधनों को हटाए, ना कि जो आपके बंधनों को और बढ़ाए। जो पहले ही लदा हुआ है उसको थोड़ा, जैसे ट्रक का एग्जांपल दे रहे थे कि ट्रक पे जो बंदा चढ़ता है उतारने के लिए लोड, समवन कैन से कि पहले इतना लदा हुआ था, तुमने एक बार बंदा चढ़ा दिया 60 किलो का, दैट पर्सन इज द पर्सन हु इज टेकिंग आउट अनलोडिंग। तो वो काम क्या संतों ने, हाँ, वैसा कुछ लाओ जिससे तुम ऑफलोड हो पाओ, वो अनलोडिंग करी उन्होंने। दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दैट काइंड ऑफ लदना इज गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। तो थोड़ा लाद मतलब दैट काइंड ऑफ पीपल जो आपको थोड़ा करते हैं, और वो मत ला दो जो बहुत करते हैं। कोई ऐसा हो जो चढ़ा तो 60 किलो, वो भी चढ़ा लेकिन और लादने के लिए चढ़ा है, थोड़ा लाद। तो इसमें थोड़ा और बहुत को आचार्य जी ने ज्यादा फोकस किया है कि थोड़ा वर्ड है वो किसके संदर्भ में, कि अच्छी चीजों को लेके, और बहुत है वो बुरी चीजों को लेके। कि थोड़ा ला दो मतलब अच्छा लाओ, ऐसा लाओ जो आपको कम करे, आपके बोझ को हल्का करे, आपके मन को हल्का करे। और बहुत मत ला दो, उसमें बहुत वर्ड के लिए आचार्य जी बोल रहे हैं कि ऐसी चीजें मत लाओ जो आपको और बढ़ा दे आपका। इसमें फिर एग्जांपल दिया था कि कैसे एक ट्रैक्टर होता है, उसके पीछे 40 टन सामान भरा हुआ है और ट्रैक्टर के दोनों टायर भी ऊपर हो गए। और हमारा जीवन ऐसा ही है, हम लोगों ने आमतौर पर सब लोगों ने ऐसा ही किया हुआ होता है
कि इतना सारा माइंड में क्लटर होता है, इतने सारे विषयों के साथ संबंध बना के रखे थे और उसमें फिर बेचैनी होती है। और उसमें फिर यही बोला कि इतना मत ला दो कि आपकी गर्दनें टूट जाए, और सारा बोझ कहाँ यहीं पर है। और वो कह रहे थे बाबर की लदनिया या गर्दनिया, तो उसमें एक सजनिया की गूंज है। ये उन्होंने लैंग्वेज में बोला था कि गवार जो हम बोलते हैं वो गवार इंसान से ज्यादा लैंग्वेज पे होती थी, लैंग्वेज जिसमें गाँव से आया हुआ, वो शब्द भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये इन्होंने ऐसे दिए हैं कि आपको सुनो आप ना। और यही था कि इसमें जो ऋषि जो थे वो जंगल में जाके पहाड़ों में जाके बैठते थे, तो उन्होंने संस्कृत में भाषाएं लिखी या फिर ग्रंथ लिखे, और जो संतों ने काम किया उन्होंने सारी भाषाओं को उन्होंने पढ़ा उस चीजों को और समझ के उसको लोक भाषा में, प्राकृत भाषा में राइट उसको कन्वर्ट किया, और ताकि लोग समझ पाए उसको। प्राकृत जो प्राकृतिक के लिए प्राकृत भाषा, और संस्कृत जो लोग होते थे, संस्कारी लोग होते थे, उनकी टॉप लैंग्वेज थी उस टाइम पे। तो इसमें ये भी था कि कुछ था ना, पेड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आचार्य जी को बुरा भी लगा था उसमें कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट ऋषि जो हमारे थे वो खजूर जो है उसी की तरह, और हमारे जो संत है वो घास बन गए। तो लोग भले चलेंगे बट एटलीस्ट समझेंगे उस चीज को। संत घास बन गए इन द सेंस दैट कि हम तुम्हारे लिए इतने नीचे आ जाएंगे ताकि तुम समझ लो, हमारे पाँव के नीचे आने को भी तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे कांटेक्ट में आ पाए तो कोई ऐसा जो खजूर जैसा बड़ा ऊपर लगा हुआ उससे उनका फायदा नहीं हो रहा, कांटेक्ट में नहीं आ रहा, देन लाइक दासन के दास कबीर। राइट, लेट्स गो। आगे की लाइंस हैं, भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया, और प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश न बनिया। भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया, प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश न पनिया। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें खाने की या फिर पानी की क्लियरली बात नहीं की है, बट काइंड ऑफ मैं कैसे भी देख पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम है कि आपके जीवन में बेचैनी अभी है, आपको चीज़ें समझ में अभी नहीं आ रही है, तो आपको अभी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बाद में कर लूँगा, तो बेचैनी बनी रहेगी। तो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, और जिस तरीके से आगे हाट ना बनिया वर्ड है, हाट माने मार्केट, और मार्केटर। हाँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आगे आपको मिल जाएगा खाना, अभी नहीं बाद में खा लूँगा, आगे मुझे मार्केट मिल जाएगा। आपको पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। राइट, इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया कि हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फ्यूचर इज इन इटसेल्फ अ बिग प्रॉब्लम। राइट, क्या उन्होंने वर्ड यूज किया था कि लाइक इफ यू आर राइट नाउ प्यासा, यू आर मेकिंग प्लान्स टू गो इन सम शहर व्हिच हैज पानी, you will not be like you will still be प्यासा only when you reach there, क्योंकि अभी आपको अगर प्यास है, that प्यास is actually the problem, that प्यास is what is generating the भविष्य, it's not like इसमें बोला था उन्होंने कि कुछ आपके साथ कुछ भी नया नहीं हो रहा, जो आप हो आज वही आपका अतीत ही आपका भविष्य बना जा रहा है। और एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि किसी का 2 कमरे का घर है और उसके पड़ोसी का 4 कमरे का घर है, तो इससे उसे खुंदक है या फिर है ना, या फिर उसे है कि भाई वो बंदा जिसके पास ज्यादा कमरों का घर है उसकी हैसियत ज्यादा है, और वो लग जाता है अपने भविष्य में कि मैं 8 कमरों का घर खड़ा करूंगा। और अब इसमें बदला तो कुछ नहीं, भले ही उसका कल को बंगला खड़ा हो गया, लेकिन आज भी वो वैसा ही है, आज भी वही समझ रहा है कि जिसके पास कमरे ज्यादा हो घर में उसकी हैसियत ज्यादा बढ़ी है। इसके बजाय अगर उसने स्वयं से पूछा होता है रुक के कि भाई क्यों मैं ऐसा क्यों हूँ, या फिर ऐसा मुझे किसने सिखा दिया कि भाई कमरे ज्यादा हों, तो सही है। बहुत रिलेटेबल बात है लोगों के लिए। क्योंकि बचपन से ही हमें एक जीवन दर्शन मिल जाता है कि दिस इज व्हाट आई हैव टू बिकम। 2 दबंग लड़के आए, उनको स्कॉर्पियो में आपने फॉर्च्यूनर में देखा, कोई आचार्य एग्जांपल दे रहे थे, तो कल को मुझे भी चाहिए हमर, राइट। अब हमर के चक्कर में तुम लग गए तो तुम्हारा आयामगत कोई बदलाव नहीं आया, तुम्हारी जिंदगी तुम उसी में ही पड़ गए। आपको लगेगा वो भी चीज है कि आपने उस मोमेंट में आपने क्या कर दिया कि अपने पास्ट को देखा,
आप उसमें फंस गए, अपने फ्यूचर का सोच लिया कि मैं ऐसा करूंगा, और अपने डर में बैठ गए, मृत्यु के डर में क्या करूं, मतलब काल, ये पूरी काल का चक्र है, और अहंकार हमेशा काल में ही जीता है। तो उसने अपना उस मोमेंट में जब उसका वर्तमान है उसको सब भूल के उसने लग गया कि मैं ऐसा था, ऐसा करूंगा, और अपना पूरा जीवन उसमें फिर व्यर्थ कर दिया। और फिर वहां तक पहुंचने के बाद उसने गाड़ी ले भी ली, बड़ा घर ले भी लिया, फिर भी उसको बेचैनी तो उससे मिटी नहीं है। तो उन्होंने आगे एक विचारक का एग्जाम्पल दिया डायोजनीज का, जो कि अपने जिन शहर में रहता था उन लोगों से इतनी वो ऊब गया, उन लोगों से इतनी नफरत कर गया, नफरत तो क्या बहुत भारी वर्ड है, कि वो शहर से बाहर निकल के उसने एक छोटा सी जगह बना ली अपने लिए, और कुत्तों के साथ कह रहे थे वो दोस्ती बना ली कि मैं तो इनके साथ ही खुश हूँ। तो कुछ समझाना चाह रहे हैं उन्होंने, इस तरीके से बताया कि ही वुड रादर लिव विद डॉग्स, है ना, कि आप तो इतने बेगार लोग हो, आपसे बेहतर मैं कुत्तों के साथ रह लूंगा। मतलब how is that related to this? So in the sense कि वो इस दौड़ में नहीं भागे कि मेरे को 8 कमरे बनाने हैं या 12 कमरे बनाने हैं। कहते हैं मैं तो अपना घर भी छोड़ के जो मेरा था शहर में, मैं ऐसे आ गया हूँ खाली, और मैं तो इन कुत्तों के साथ रह रहा हूँ। तो बात करी गई है विचारकों की जिनको समझ आ गया। और अविद्या ही है ना बेसिकली, somebody feeds you कि ठीक है आपको ऐसा ये वैल्यू होता है, पैसा वैल्यू होता है, कमरे ज्यादा हो वैल्यू होता है, गाड़ी वैल्यू होती है, that is with अविद्या only, like you are trying to, आपको पता कैसे कि अगर आपके पास 4 कमरे हैं और 8 कमरे पड़ोसी के पास है तो आपको कैसे पता कि आपको वो चाहिए? आपको कैसे पता कि वो 8 वाला भी खुश है? 8 वाला बेटर है, आपसे डिसाइड कैसे किया? आप ये देखो ना, अगर कोई उस तरफ बाकी कोई एक बंदा सुन भी रहा है, तो या वो बंदी या बंदा जो भी है, उसको पता है कि उसके आसपास वाले लोग कह रहे हैं कि तू ये कर लेगा तो बेस्ट है, ये मिल जाएगा। हाँ, अभी तू देख उसकी तेरी बहन की शादी कितनी बढ़िया हुई है, उसमें इतने करोड़ का खर्चा हुआ था, अब तेरी की बारी आई। तो अभी अगर कोई सुन रहा है ये बात और उसको ये चीज रिलेट कर सकते हैं तो बड़ी पते की बात। वही हो रहा है ना कि रील्स देखी, किसी की शादी का प्री वेडिंग देख लिया, किसी का बड़ा शो ऑफ वाला वेडिंग देख लिया, बोले यार मेरे को भी ये करना है, मुझे भी घाघरा चाहिए वगैरह चाहिए, बस मनीष मल्होत्रा वाला वो सब मूवीज में, और मूवीज भी ये दिखा रही है। हाँ, और साथ साथ तुम एक आचार्य जी की वीडियो भी सुन लिया करो आधा घंटे की, ताकि वो बैलेंस बना रहे। और फिर ये भी बोला था कि अहंकार कुछ भी मैं sarcastically बोल रहा हूँ। हाँ। या तो तुम आचार्य जी के साथ आओगे, या फिर तुम वो सब करोगे। नहीं, वो खुद ब खुद छूट जाएगा अगर बैलेंस ना से कुछ नहीं होता। नहीं, अगर थोड़ा भी सुनना शुरू किया तो वो एक साइड अपने आप छूट जाएगी, फिर इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाएगा। अपने आप की भी जगह पे ना ज्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा एक आपका केंद्र स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि आप डोलोगे इस तरफ, मतलब कि नहीं आपको रौनक मिलेगी, कहीं ना कहीं दोस्त मिलेंगे, तो आप डोलोगे, पर आपको अड़िग रहना है। यस यस, वेरी रिलेटेबल। और फिर ये भी था कि चूहा है, वो रेस में दौड़ दौड़ते पहला आ भी गया, तो भी क्या रहा, तो चूहा ही ना। ओके, हम आखिरी लाइन तक आ गए। हाँ, वाओ। तो इसमें आखिरी लाइन में ये काइंड ऑफ संत कबीर साहब का ये आई थिंक माइंडसेट इस तरीके से कि हर बार बोलते ही है कि आप लोगों को कि आप लोग ऐसे रहने वाले हो, आप लोग बदलने नहीं वाले। मतलब किस तरीके से कि हाँ, लेकिन हाँ, तो इसमें यही कहा है कि अहंकार है वो काल में ही जीता है, जैसे पहले बताया था कि वो लाइन तो बता दो, लाइन क्या है? हाँ सॉरी, तो आखिरी लाइन है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ बिकनिया। काल के हाथ बिकनिया। हाँ, बिक जाओगे। काल के हाथों तुम बिक जाओगे। हाँ, बिके हुए हो या बिक जाओगे। मतलब ये वही बात हुई, ऐसी अहंकार के तरीके जियोगे आप तो आप काल में ही जियोगे। अगर और काल में तीन चीजें आ गई, सॉरी आप बोले कि अगर इतने बंधन आप लादे जाओगे अपने आप, तो काल के 2 अर्थ बताए उन्होंने। पहला भूत और भविष्य, ये एक ही है। यस, कि पास्ट और फ्यूचर, और दूसरा मृत्यु। अगर आप इतने बंधन अपने ऊपर लाद लोगे तो आप इन्हीं दोनों में फंसे रह जाओगे, मतलब आप भूत भविष्य के चक्कर में, समय के चक्कर में पड़े रह जाओगे। बिल्कुल। हाँ, मतलब डर रहता है ये कि आपको हमेशा अब फ्यूचर की या फिर पास्ट की भी क्यों इतना सोचना, मौत की भी चिंता सताती है। हाँ, कि आप किसी सांप से भी डर रहे हो तो आपको सांप से डर नहीं लगता, आपको मौत से डर, फियर, और उस चक्कर में ही तो आप सारी उल्टी सीधी हरकतें करते हो। काल के हाथ बिकनिया का यही वर्ड मीनिंग हुआ कि you're getting so
हाँ। sold out ये वही है। मुश्किल ही नामुमकिन है। तो अपने केंद्र को देखो, अपनी चीज़ों को समझो, अपने आसपास की कोई भी चीज़ को ऐसे इजीली एक्सेप्ट मत करो। क्वेश्चन पूछो, समझो, पूछो क्यों। राइट कुछ भी हाई मेंटेनेंस चीज मत लाओ जिंदगी में। हाँ। एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ, मैं इसको बीच में नहीं फिट कर कर देंगे कि आप अगर कह रहे हो कि समझ के लाद लो दुनिया, तो और हमने वो बात करी कि एक पार्ट ऑफ चीज नहीं आती, पूरा ही आता है और बारात लग जाती है, और देन डजंट दैट take you into overthinking or overanalyzing and with why? You're just telling yourself your facts ना, आप facts बता रहे हो ना अपने आप को कि आप ये जो चीज़ लेकर आ रहे हो उसके साथ साथ मतलब exactly क्या आ रहा है, just telling yourself that ना, तो इसमें over analysis क्या हुआ? over analysis कि मुझे नहीं पता कि बहुत कुछ होगा जो मैं बस मतलब तो मैंने आप वो आपके फिर उससे बाहर चला गया ना, जितना अभी आपको पता चल सकता है वही तो पता लगा सकते हो, जो आपको पता ही नहीं है कि क्या आ सकता है फ्यूचर में वो। तो आचार्य जी सत्र ले रहे थे और जूस पी रहे थे साथ में सत्र लेते तो किसी ने Q&A के सेशन पे आचार्य जी से पूछा कि हम जब भी लाइफ में कुछ लेकर आते हैं तो आप ऐसा बोल रहे हो कि हम दुख लेकर आते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता दुख, हमें तो सुख ही दिख रहा होता है। तो आचार्य जी ने उससे पूछा कि ये क्या है जूस पीते पीते, तो उसने आंसर किया जूस। फिर आचार्य जी ने बोला फिर से देखो क्या है, तो उसने बोला जूस। फिर आचार्य जी ने तीसरी बार पूछा, उसने बोला अनार का जूस। बेसिकली ही वाज नॉट गोइंग आउट ऑफ जूस। सो आचार्य जी ने फिर बोला कि ये ग्लास है और ग्लास के अंदर जूस है, आपको ग्लास क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ग्लास से आपकी कामना नहीं जुड़ी हुई है। तो जब भी हम लाइफ में कुछ लेकर आते हैं तो हमें सिर्फ वो एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं जिनसे हमें कुछ मिल रहा होता है, बाकी हम अंधे हो जाते हैं, हमें नहीं दिखाई देता बाकी सब कुछ। तो हमें बेसिकली वी हैव टू सिट डाउन एंड टेल आवरसेल्व्स ऑनेस्टली फैक्ट्स बताने हैं कि साथ साथ में और क्या क्या आ रहा है, जिससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है वो भी और जिससे कुछ मिल रहा है वो भी। ऐसे हैं कुछ चीजें जैसे कि आप एक छोटा डिसीजन लेते हैं तो उसके साथ पूरी बारात आ जाती है, कुछ या जो नहीं पहले वो कर लेते हैं कि जो नहीं हम देख पाते वो कैसे एग्जांपल होंगे कि जो हमने सोचा बट जिसके साथ कामना नहीं थी वो भी साथ में आ गया और उसने बाद में हमें दुख दिया। हाँ ऐसी तो बड़ी चीजें होती हैं। शादी तो है ही है वो तो शादी के बाद बच्चे आते हैं और अरे संबंध आते हैं, इतने सगे संबंध। ये जॉब के साथ भी हो सकता है। अगर आपका कोई कोवर्कर आपको कहता है कि ना ऐसे ऐसे सैटरडे को आधे घंटे के लिए मेरा ना एक ये है, आपको उसके लिए प्लीज आ जाना, आप कहते हो यार चल मैं फेवर कर देता हूँ ये बेचारे के लिए, तो आप वो आधा घंटा निकालते हो और उधर आधे घंटे के लिए चले जाते हो। अब उस जगह पे कुछ ऐसी बातचीत चलती है कि यहाँ पे आपको कन्विंस कर लेते कि ये हर सैटरडे आधे घंटे हुआ करेगा, और आप थोड़ा कहते हो यार आधे घंटे की तो बात है, मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब आपने वो आधा घंटा फिट कर लिया, अब आपका जो आधा घंटा नहीं जा रहा है, अब आपका पहले तो वहाँ जाने तक का जो ड्राइव, वापस आने का गैस जा रही है। Like in this example, I can outsource the responsibility, right? कि इसमें मेरी गलती नहीं है कि मेरे बाद में पता चला कि भाई मेरा तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया, जहाँ पे मैं अपनी स्वार्थ की पे ध्यान दे के ले आया कुछ चीज बट साथ में कुछ फ्री आ गया। जॉब लाइक हाउ कि we were pulled in with by salary but हम ultimately we end up giving a lot of इकोसिस्टम भी आया, सारा कुछ आया। इवन जब हम गाड़ी भी लेते हैं तो हम तो नहीं सोचते, हम जब गाड़ी लेनी होती है तो यही सोचते हैं कि ना गाड़ी लेने जा रहे हैं, वो तो हालांकि मोटा मोटा ऊपर से पता होता है कि हाँ भाई इसके साथ इंश्योरेंस भी आएगी, मेंटेनेंस भी आएगी, गैस का खर्चा भी आएगा, लेकिन हम जब लेने जाते हैं तब कैलकुलेट नहीं करते ये सब ज़्यादातर। तो मगर जब वो आ जाती है तो कितने खर्चे आ जाते हैं, फिर उसको धुलाने का खर्चा भी और भी बंधन सारे कि आप फिर तो कार वॉश की मेंबरशिप, कार वॉश की मेंबरशिप लोगे, पार्किंग लोगे और कितनी चीजें लोगे साथ में। ये स्थूल एग्जांपल्स हो गए। स्थूल एग्जांपल, थोड़े सूक्ष्म एग्जांपल्स होते हैं ऐसे जहाँ पे आप कुछ ऐसी कमिटमेंट्स कर देते हो सोच के कि मजा ही आ जाएगा, कुछ वहाँ चले जाएंगे या कुछ कर देंगे, बट वो आपने एक पनौती पाल लिया वो अपने लिए। आपकी डिग्री मेरे लिए एक्चुअली वो चीज़ नहीं है, अभी तक तो नहीं हुई बट एक ये ज़रूर होता है, बॉयज़ को ज़्यादा समझ आएगा। जैसे आपको लगता है कि थोड़ी सी कोई लड़की भाव दे रही है आपको, तो तुम सोचते हो कि यार चल ठीक है अपना थोड़ा सा तो टाइम निकाल ही लेता हूँ इसके लिए मैं वीकेंड पे, तो तुम उसको पहली डेट पे लेके जाते या कुछ
बट इवेंचुअली वो साला घूम फिर के जो पूरा प्रोजेक्ट बनता है ना वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव, सिर्फ मनी पे एक्सपेंसिव नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस जा रही है, आपको बात करनी पड़ रही है, और वो उसके साथ जो बातें हो रही हैं वो आपके दिमाग में क्या भर रही है, आप बिक गए भाई अपने स्वार्थ के लिए। बात करनी इज गुड आल्सो, बट हाँ इट्स गुड, इट्स सारी बातें वही भी आती है कि आप लोअर लेवल की बात आपका उस लड़की से स्वार्थ क्या था ना, आप ये देख लो ना, या तो अगर वो रिश्ता बहुत खूबसूरत था तो कोई भी हो जरूर, राइट, पर आपको पता है कि आप क्यों गए उसके पास, बस उस चक्कर में आप गए थे और आपने 100 चीजें और पाल ली। ये तो लिटरली बारात लेके ही आएगी भाई। नहीं ये भी एग्जाम, पर ऐसा होता है, आप सोचते हैं जस्ट डेट मैन, आई एम जस्ट हैविंग फन, बट वो फन नहीं होता ना यार, वो आप सोशल मीडिया पे भी जाते हो, इंस्टाग्राम पे भी, तो एक रील शुरू करते हो, पता नहीं चलता कब 100 रील हो गई। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है। इग्नोरेंस में आपने शुरू किया कि नहीं यार कुछ काम नहीं मेरे पास, थोड़ा बस हाँ। और वो बंद ही नहीं होता यार। हाँ But then if I start accounting for everything, won't I get mad? नहीं Won't I चीजें get- पर सही or चीजें won't ऐड I- करनी है ना लाइफ में। But you will wisely spend your हाँ. time there. I'll probably avoid the effort of even going into accounting of अच्छा मैं ये करने लगा हूँ, इसके लिए इससे ये होएगा, वो इतना एफर्ट है मेरे लिए कि भाई नोट करना कि अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा, मैं इस एफर्ट की वजह से ही वो करूँगा ही नहीं, मैं नहीं, इनएक्शन में चला जाऊँगा। इसमें समझ आने के बाद आप और बेटर डिसीजन, विच इज गुड, अगर मैं पूरा अकाउंटिंग कर लूँ हाँ. फिर डिसीजन अच्छा हो सकता है, बट मैं कह रहा हूँ मेरा कोई डिसीजन पहुंच ही नहीं पाएगा, आई विल रन इनटू एनालिसिस पैरालिसिस कि भाई मैं बहुत एनालाइज कर रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहा। माय लाइक इनिशियल थॉट की ये आपकी बात बहुत सही है, और प्रैक्टिकली देखें ना, आपको कभी कभार ना कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जहाँ पे आप गिरो जाओ और गिरो, कि लाइक लेट्स चोट खाओ और समझ जाओ कि क्या पड़ता है ये पूरा प्रोजेक्ट। या either that or maybe get to a comfortable कि मैं पूरा एनालाइज नहीं करूँगा, मे बी 70% करूँगा, हाँ. फिर I'll take a और बीच से भी तो कट कर सकते हो ना, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेते थोड़ा सा, नॉट लाइक मे बी मेक अ एग्जिट या प्लान। मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको 100% एनालिसिस मोड में जाना है, आप बस उसको साइड करो जिस वजह से आप जा रहे हो, और उसके अलावा 3-4 चीजें भी आप देख लोगे ना कि ये साथ में आएगा, ये मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, Right. दैट शुड बी मतलब इनफ। हमने अपने जो पुराने चॉइसेस वगैरह या फिर कुछ भी डिसीजंस या फिर एक्शंस किए हैं, तो उसका मतलब मेमोरी से भी हम लोग याद कर सकते हैं, यार ऐसा ऐसा किया था तो ऐसा ऐसा हुआ था, तो लास्ट टाइम मैंने गलती कर दी थी कि मैंने काफ़ी जल्दी डिसीजन ले लिया था, तो इस बार थोड़ा मुझे और स्टडी करके थोड़ा परख के, और अब ये परख से मुझे याद है आचार्य जी ने बोला, ये परिक्रमा जो वर्ड है वो वहीं से आता है। परिक्रमा जैसे मंदिर के आसपास करते हैं ना, तो वर्ड कहाँ से आता है कि आप कोई भी चीज़ आपके सामने है तो उसका पूरा परखना। अच्छा, तो वही है कि आप चीजों को समझ के करोगे और धीरे दो धीरे टाइप के लोग हैं, एक अपनी गलतियों से सीखने वाले और एक दूसरी की गलती, जो बहुत पुरानी कहावत है। तो या तो अगर आपको समझ आ जाती है तो आप दूसरों से सीख जाओ कि भाई ठीक है नहीं करना है। लाइक कुछ चीज़ें तो बहुत ही स्थूल होती हैं, जैसे कि यहाँ से गिर जाऊंगा तो चोट लगेगी, राइट, तो वो तो हम बहुत बचपन में समझ सकते हैं, आ गया तो आई नो बर्न होगा। कुछ चीज़ें तो ट्राई करना कि जितना हो सके उतना चीज़ों को समझ ले, कोई भी कहीं जैसे कि हम लोग अब मिल भी रहे तो हमको एटलीस्ट कुछ कुछ आइडिया होगा कि आज हम लोग ये बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमने डिस्कस किया ये भजन, आई होप आपको पसंद आया हो डिस्कशन, और डिस्कशन में सुनने का मज़ा यही है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो सबसे बड़े तरीका ये है कि नीचे आप कमेंट लिखें, और अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ अलग सोचते हैं तो फिर आप अपनी खुद वीडियो बनाइए और वो पोस्ट करिए और देखिए कि कितनी एंगेजमेंट मिलती है आपको, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन्जॉय द सॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ द भजन।